और चलिए अब शुरुआत करते हैं राजपथ की बड़ी खबर के साथ, जहां पूर्व सांसद और अब माफिया अतीक अहमद एक बार फिर से चर्चाओं में हैं और वो भी एक कमरे की वजह से। लेकिन ये कोई आम करना नहीं है, ये है पाप लोग। अपने जिस कमरे में वो दुश्मनों को पीटता था, जिस कमरे में वो अपने खास लोगों के साथ बैठकर मुजरा देखता था, जहां हथियार और पैसा रखा जाता था, जहां असद ने शूटर्स के साथ मीटिंग की थी, उस कमरे में जब पुलिस पहुंची तो कई खुलासे हुए हैं। उस दफ्तर में क्या कुछ होता था, क्यों इस कमरे में महिलाओं के कपड़े मिले हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कैमरे पर पहली बार देखी अतीक का पाप लोग। अतीक के आतंक का गवाह है ये कैमरा। यही मुजरा सुनता था अतीक अहमद। अपने दुश्मनों को यही पीटता था माफिया। अतीक अहमद सिर्फ गुंडा ही नहीं था, अतीक सिर्फ माफिया ही नहीं था, वो आतंक का दूसरा नाम था, दहशत का पर्याय था और इसके साथ साथ रंगीन मिजाज का था। आज हम आपको अतीक का वो कमरा दिखाएंगे जहां दफ्तर के नाम पर उसकी गुंडई चलती थी। यहीं पर वो अपने दुश्मनों को पीटता था, टॉर्चर करता था और शाम के वक्त यहीं पर मुजरा देखता था। यही वो दफ्तर है जिसमें अतीक ने 2006 में उमेश पाल को किडनैप कर 3 दिनों तक रखा था। उमेश को भूखा रखा था, बिजली के शॉक दिए थे। इतना ही नहीं, उमेश से बयान भी लिखवा लिया था। प्रयागराज के सिविल लाइंस के इस दफ्तर की दूरी करीब 6 किलोमीटर है। दफ्तर के आगे का एक हिस्सा 2006 में मायावती सरकार में गिरा, तो दूसरा हिस्सा 2020 में योगी सरकार ने गिरवाया। दुश्मनों के लिए बना था टॉर्चर रूम, दोस्तों के मनोरंजन के लिए रंग महल, पानी के पंप के चैम्बर में छिपाए जाते थे हथियार, मजार के बगल में खुदाई पर मिली 10 पिस्टल, कमरे की फॉल सीलिंग तोड़कर निकाले गए पैसे। फॉल सीलिंग के अंदर थे 72,37,000 रुपए। अतीक के गुर्गों के पास से मिले थे 2,25,000 रुपए। ग्राउंड फ्लोर के हॉल में सिर्फ खास लोग जाते थे। फर्स्ट फ्लोर पर एक खास कमरा, कमरे में मोटी काली और राउंड में बेड का बना था। पुलिस की रेड के दौरान मिले थे महिलाओं के कपड़े। पुलिस को आपत्तिजनक सामान भी मिला। अतीक अहमद के गुर्गों और शूटर्स के घरों पर बुलडोजर का शिकंजा लगातार कस रहा है। अवैध संपत्तियों पर आज एक साथ 5 बुलडोजर पहुंचे। 250 जो बीघा जमीन है वहाँ पर अवैध तरीके से प्लाटिंग की गई थी। प्लाटिंग के बाद उसको बेचा जाना था, लेकिन पीडीए की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और सुरक्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। लगातार 6 जेसीबी यहाँ पर अपना काम कर रही है। दो जेसीबी वो देख सकते हैं, एक जेसीबी ये है। लगातार यहाँ पर वो काम चल रहा है और अतिक्रमण जो हुआ था उसको लेकर बाबा का बुलडोजर जारी है। उमेश पाल हत्याकांड में जो आरोपी हैं उनकी पुलिस लगातार दबिश देकर गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन बाबा का बुलडोजर अभी भी जारी है। गुर्गों पर बाबा का शिकंजा तो कस रहा है, लेकिन शूटर्स बार बार यूपी पुलिस और एसटीएफ को चकमा दे रहे हैं। हत्याकांड को 28 दिन बीत चुके हैं, लेकिन असद सहित 5 शूटर्स पुलिस की पहुंच से दूर हैं। उनकी तलाश में लगातार छापेमारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। 2024 को लेकर मंथन हुआ। बता दें कि हाल ही में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की भी मुलाकात हुई थी। नवीन पटनायक से अब ममता की ये मुलाकात अब हुई है। 2024 को देखते हुए, चुनावों को देखते हुए इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, because Bengal will produce coal. So there is national policy, so we produce 80%. तो सीएम ममता बनर्जी ने सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की है। दोनों के बीच हुई ये मुलाकात 2024 के चुनावों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी एक तरफ विपक्षी एकजुटता के चर्चे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो राहुल गांधी पर टिप्पणी करती जा रही हैं। उनके लिहाज से अगर राहुल गांधी को चेहरा बनाया जाता है विपक्ष का तो मोदी को हराना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में क्या अब नवीन पटनायक और ममता बनर्जी एक मंच पर एक साथ 2024 के चुनाव में उतरेंगे, ये देखना होगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च यानी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। यहां वो काशीवासियों को कई सौगातें देंगे। मोदी काशी में करीब 5 घंटे रुकेंगे और 3 अलग अलग कार्यक्रम होंगे जिनमें वो शिरकत करेंगे। इस खास दौरे में मोदी जनसभा भी करेंगे। तो कैसा है मोदी का ये दौरा और पीएम के पिटारे में काशी के लिए क्या क्या होने वाला है,
इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए कई सौगातें लेकर आ रहे हैं। 24 मार्च को पीएम मोदी करीब 5 घंटे के लिए काशी में होंगे। इस मौके पर वो 18 अरब के 29 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। मोदी 189 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग करेंगे, जबकि 1592.49 करोड़ से 9 प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में टीबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ग्राउंड पहुंचेंगे और यहां से 18 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। फिर जनसभा और खेलो बनारस के विजेताओं का सम्मान करेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर 32 मीटर ऊंचा एटीसी टावर, 29 करोड़ 23 लाख रुपए से तैयार हुआ टावर। एटीसी टावर एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग के लिए एडवांस तकनीक से लैस ग्रामीण पेयजल स्कीम लॉन्च करेंगे। इसमें खर्च हुए 46 करोड़ 49 लाख रुपए। 19 करोड़ 49 लाख रुपए से बने पेयजल आपूर्ति ट्रांस वरुणा प्रोजेक्ट। 17 करोड़ 24 लाख रुपए से तैयार भेलुपुर पेयजल स्टेशन परिसर में सोलर प्लांट। 15 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से बना करखियाम पैक हाउस। 5 करोड़ 89 लाख से तैयार कोनिया पंपिंग सब स्टेशन पर सोलर पावर प्लांट। 4 करोड़ 94 लाख से तैयार चांदपुर इंडस्ट्रियल स्टेट इंटरलॉकिंग। इसके साथ ही पीएम मोदी वाराणसी को कई नई सौगात देंगे। उसके लिए 9 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास होगा। 644 करोड़ 49 लाख से तैयार होगा रोपवे। रोपवे के बनने के बाद कैंट से गोदौलिया सिर्फ 15 मिनट में पहुंचेंगे। 400 करोड़ से तैयार होगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। 202 करोड़ 92 लाख रुपए से सिगरा स्टेडियम फेज 2 का काम। 308 करोड़ रुपए से भगवानपुर एसटीपी सेवापुरी एचपीसीएल बॉटलिंग पॉइंट। आईआईटी बीएचयू में सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ मशीन टूल्स एंड डिजाइन की स्थापना। 3.5 करोड़ से एलईडी बैककिट यूनिपोल। 2.16 करोड़ से भरथरा पीएचसी। 99 लाख की लागत से फ्लोटिंग जेटी चेकिंग रूम। सीएम योगी भी पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। पीएम मोदी काशी वासियों को फिर सौगात देंगे। इसे लेकर यहां के लोगों में भी उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी 24 मार्च की सुबह 10 बजे बाबतपुर में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से सीएम योगी के साथ हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को काशी आएंगे। 18 अरब के 28 प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। 5 घंटे होंगे जिनमें 3 कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। यूपी के 20 जिलों को एलपीजी की सुविधा मिलेगी। सर्किट हाउस के नए भवन में लंच करेंगे प्रधानमंत्री। नवरात्रि के व्रत को देखते हुए फलाहार का इंतजाम किया गया है। कुट्टू की खीर, पंचमेवे का हलवा, मखाने का सत्तू तैयार किया गया है। खिचड़ी होगी, फल होंगे, दूध और नींबू पानी भी इसमें शामिल रहेगा। तो 24 मार्च सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन जाएंगे प्रधानमंत्री। कार से पहुंचेंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। फिर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टीबी दिवस पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसके बाद संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय के ग्राउंड पहुंचेंगे। 18 अरब के कुल 28 प्रोजेक्ट्स होंगे जिनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 644 करोड़ से बन रहे रोपवे का मॉडल देखेंगे। इसके बाद जनसभा होगी। खेलो बनारस के विजेताओं का सम्मान करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद पहुंचेंगे सर्किट हाउस और लंच के बाद पुलिस लाइन जाएंगे। वहां हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वायुसेना के विमान से दिल्ली लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा से पास हो चुका है, लेकिन यहां के डॉक्टर्स लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। मरीजों को परेशानी हो रही है, अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा से खास बातचीत आपको दिखाते हैं। मंशा थी इस बिल के पीछे लाने की, और उस बिल के बिंदु क्या क्या रहेंगे जिसपे कि आम जनता को सीधा अधिकार मिलेगा चिकित्सा का। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन था, कोविड के बाद जो उनका विजन बना, उसके बाद ये सोचा गया कि लोगों को चिकित्सा का अधिकार मिलना चाहिए।
हेल्थ का अधिकार मिलना चाहिए, उसको लेकर हम बिल लेकर आए। अब बिल लाकर हमने सितंबर में इसको विधानसभा में पूरे दिन भर डिस्कस हुआ। सभी माननीय सदस्यों की राय से माननीय तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता माननीय कटारिया जी भी थे, इन्होंने कहा एक बार इसको हम सेलेक्ट कमेटी को दे दें और सेलेक्ट कमेटी में जो तय होगा उसको हम बिल पास कर देंगे। माननीय कटारिया जी भी उस कमेटी में थे, सारी दलों के नेता थे। डॉक्टर्स को हमने बुलाया, उनसे बात की, उनकी जो प्रॉब्लम थी मूल बिल में उसको हमने सबको करीब सबको बदल दिया। उन्होंने जो बात कही वही बिल में हमने रखी। उन्होंने इमरजेंसी को डिफाइन करने के लिए कहा, उन्होंने कहा ये 3 चीज़ें रहनी चाहिए, वही 3 चीज़ें रख दी। उन्होंने कहा प्रधान प्रमुख इस कमेटी के मेंबर नहीं रहने चाहिए। एक बार मैं रोकना चाहूँगा, इमरजेंसी में 3 जो चीज़ें रखने की बात कही गई थी, क्या वो बता सकते हैं कि वो 3 चीज़ें क्या रखी थी जो हमने बिल में शामिल की है? डॉक्टरों ने सुझाव दिया कमेटी में, ये कहा कि इसमें सर्प का काटना, जानवर का काटना और एक्सीडेंटल केस ही होगा, बाकी नहीं होंगे। बाकी केस के लिए इमरजेंसी नहीं माना जाएगा। हमने कहा कि आपकी 3 चीज़ों को हम इसमें बिल में डाल देते हैं, डाल दिया। उसके बाद जो भी सेलेक्ट कमेटी में विचार आया और सेलेक्ट कमेटी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने कहा कि राजनीतिक लोग नहीं रहने चाहिए, उनको भी हटा दिया। हमने IMA के जो चीफ सेक्रेटरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से चीफ सेक्रेटरी से इन्होंने बात की और उन्होंने तय हुआ IMA के प्रतिनिधि इसमें डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी है, अथॉरिटी है, उसमें रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट स्टेट अथॉरिटी में रहेंगे, उसके दोनों IMA के डॉक्टर्स इसमें रहेंगे। हमने उसको भी मान लिया। इनकी ऐसी कोई बात नहीं जो हमने नहीं मानी हो। उन्होंने जो भी सुझाव दिए डॉक्टर्स ने 100% बात उनकी मानी है। उन्होंने कहा बिल का भुगतान कौन करेगा इमरजेंसी में, वो भी सरकार ने मान लिया, सरकार करेगी। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, CM अशोक गहलोत, मानहानि मामले में फैसला कल आना है। इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट कल 4 बजे अपना आदेश देगा। राजस्थान के CM अशोक गहलोत को समन जारी होगा या ना होगा, ये देखना होगा। इस फैसले पर नजर रहेगी। कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा था। वहीं इसे लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत के वकीलों के पैनल ने भारत 24 से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है वो भी सुनते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि के मामले में कोर्ट ने अपना आदेश जो है वो कल के लिए सुरक्षित रख लिया है। यानी कल 4 बजे शाम को आदेश कोर्ट सुनाएगा और कोर्ट ये तय करेगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस पूरे मामले में सम्मन भेजा जाए या नहीं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ वकीलों का पैनल है जो कि शेखावत की ओर से पेश हुए थे। अजीत शर्मा है और आदित्य सिंह जी हैं, उनसे बात कर लें। सर, कोर्ट ने कल के लिए आदेश रखा है, कल 4 बजे आदेश आएगा इस पूरे केस पे? जी, कल 4 बजे के लिए ऑर्डर्स रखे हैं फॉर समनिंग, तो कल 4 बजे हमें पता लग जाएगा कि क्या ऑर्डर है कोर्ट का। सर, इसमें जो प्री विटनेसेस के जो प्री समन के जो विटनेसेस के जो गवाही हुए हैं, कितने गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे? इसके अंदर में 2 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। इसके अलावा जो मंत्री जी के निजी सहायक हैं उनका भी बयान दर्ज किया गया था, क्योंकि एक 65B का सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि उन्होंने दिए, उनका भी बयान दर्ज किया। मंत्री जी का स्वयं का बयान दर्ज किया गया था। तो टोटल मिला के 4 हुए। समन के लिए कितना स्ट्रांग है खासकर ये केस इस वक्त, क्योंकि कोर्ट को ये तय करना है कि जो विटनेसेस के जो बयान रिकॉर्ड किए गए हैं क्या वो पर्याप्त हैं समन जारी करने के लिए CM के लिए? देखिए, मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा होगा कि जिस भी तरीके के स्टेटमेंट्स थे वो प्रथम दृष्टया एक तरीके से डिफेमेटरी हैं, और हमारा पूरा यकीन है कि कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। और जिस तरीके से गवाहों के भी जो बयान आए हैं वो एकदम साफ रूप से दिखाते हैं कि इसके अंदर में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, वो पूरा डिफेमेशन की डेफिनेशन के अंदर कवर अप होते हैं। तो कल कोर्ट क्या तय करेगा कि राजस्थान के CM को सम्मन इशू किया जाए या ना किया जाए? जी, इसके अंदर में कोर्ट ये निर्णय लेगा कि या तो इस कंप्लेंट को खारिज करेगा या फिर इसके अंदर में समनिंग करेगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सम्मन इशू होगा तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोर्ट में पेश होना होगा? जी, उनको समन जाएगा। उनको समन जाने के बाद उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा इस केस में, फिर इसकी आगे दलीलें होंगी। कितना मजबूत लगता है ये मामला, क्योंकि आप शेखावत की वकील हैं आप लोग? बिल्कुल, हमारी माइंड में तो कोई डाउट नहीं है इस बात का कि जो स्टेटमेंट्स दिए हैं अक्यूज ने वो ऑब्वियसली डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स हैं, फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, गलत स्टेटमेंट्स हैं। फैक्ट का कोई आधार नहीं है उन स्टेटमेंट्स का, और जिन स्टेटमेंट्स का फैक्चुअल बेसिस पे कोई आधार नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री को इन सब स्टेटमेंट्स को नहीं देना चाहिए था जिनका फैक्चुअली कोई आधार नहीं है। ये कहना कि हम अक्यूज्ड हैं या अभियुक्त हैं
एक केस में जिसमें अभी तक ना चार्जशीट में ना एफआईआर में नाम है, ये तो ऑब्वियसली गलत स्टेटमेंट है। तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि कोर्ट समन इशू करेगा